अलग इसीलिए। तो ये हो गया एक ऑथराइजेशन का, एक हो गया मेमोरी का, और तीसरा किसका रखते हैं, तीसरा पेमेंट का रख देते हैं। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास में। क्या है एप्लीकेशन, ऑथराइजेशन करेगी यूजर का, मेमोरी में स्टोर करेगी और पेमेंट का काम करेगी। अब ये क्या है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये तीनों ही एक ही लैंग्वेज में बनेंगे। मोनोलिथिक में क्या है, तीनों कंपोनेंट्स, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स विल बी डेवलप्ड इन अ सेम लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जावा। ये तीनों क्या होंगे, एक ही लैंग्वेज में बनेंगे। हमने क्या एग्जांपल लिया, जावा। तो 2008-9 या मान लो 2009 में नेटफ्लिक्स जो था, सभी जानते हैं नेटफ्लिक्स कौन है, कौन है नेटफ्लिक्स? कौन है नेटफ्लिक्स, कौन है, क्या करता है नेटफ्लिक्स? एप्लीकेशन तो मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं। प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब मूवीज वगैरह देख सकते ओटीटी हैं। प्लेटफॉर्म है, ऐसा कह सकते हैं, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो 2009 में इसने क्या किया, इसने सबसे पहले माइक्रो सर्विसेज वाला आर्किटेक्चर अडॉप्ट किया। नंबर 2 अगर हम नाम लिखे यहाँ पे, वो थोड़ा घुमा लेते हैं, सीधा सीधा आएगा। हाँ, तो ये कहा गया, ये माइक्रो सर्विसेज वाला इसने क्या किया, अडॉप्ट किया सबसे पहले। अब माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज में ये होता है, अगर हमारा एक एप्लीकेशन है, हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन है, यही वाला एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन को नाम दे दें हम, क्या नाम दे दें एप्लीकेशन को, सपोज A1 नाम दे दिया हमने, हमारी एप्लीकेशन का नाम है A1। तो हमने जब A1 को बनाया वापस से, तो इसके एक कंपोनेंट A हो गया, एक कंपोनेंट M हो गया यानी कि इसका मेमोरी, एक कंपोनेंट हो गया P यानी कि पेमेंट। तो ये तीन क्या है, हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए, ये तीन माइक्रो सर्विसेज हो गई अलग अलग। यहाँ पे क्या था, एक ही था, एक ही मतलब एक ही कंपोनेंट में, ये मिनी कंपोनेंट मान लो, या एक पूरी एप्लीकेशन में ये तीन कंपोनेंट मान लो सिमिलर लैंग्वेज में। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि इसमें तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जावा यूज कर लिया, इसके लिए हमने पाइथन यूज कर लिया, इसके लिए हमने कोई अदर लैंग्वेज यूज कर ली जो हमें सूटेबल लग रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीजों में काम हो जाता है, आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन इस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को संभालने के लिए पूरी एक टीम लगेगी। बात को समझ रहे हो, यहाँ क्या था, आप एक ही टीम को, we can divide it into several different teams because they have to work on a single language. We can divide it in any way, हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, but in this scenario we need a particular team for every component। पूरी टीम लगेगी हर एक कंपोनेंट के लिए, पूरी टीम लगेगी हर एक कंपोनेंट के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये होता है बेटा माइक्रो सर्विसेज का काम। अब यहाँ इशू क्या आ रहा था, अब यहाँ कुछ इश्यूज थे जिनको टैकल किया गया। जैसे सबसे बड़ा जो इशू था, इनको डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, आएगा जब ये माइक्रो सर्विसेज कैसे बनती हैं, इंटरेक्ट कैसे करती हैं। यहाँ तो ये अब सीधे सीधे इंटरेक्ट कर लेगी, यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा है नहीं मसला, यहाँ सीधे सीधे आसानी से आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना, कर सकते नहीं कर सकते इंटरेक्ट आराम से। जब एक ही एप्लीकेशन में है फंक्शंस के थ्रू, अब हमारा कोई एक प्रोग्राम होता है तो फंक्शन बनाते हैं, आपस में फंक्शन से इंटरेक्ट कर लेते नहीं कर लेते, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो सर्विसेज, यहाँ क्या है, इसकी लैंग्वेज अलग होगी, इसकी लैंग्वेज अलग होगी, इसकी लैंग्वेज अलग होगी। तो यहाँ क्या चाहिए, यहाँ
कोई ऐसा इंटरफेस चाहिए जिससे ये क्या कर सके, आपस में इंटरेक्ट कर सके, कनेक्टेड हो सके। भाई ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर सके, ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो माइक्रो सर्विसेज में यूज होती है इंटरेक्शन के लिए एपीआई। एपीआई क्रिएट की जाती है कि इस वाले कंपोनेंट के लिए अलग एपीआई, इसके लिए अलग एपीआई, इसके लिए अलग एपीआई। तो इनसे कनेक्ट या कैसे डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, एपीआई के थ्रू किया जाएगा। मतलब ये एक इसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा, ये इसको, या तो अगर ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसको भेजेगा और क्या भेजेगा इसको, एपीआई के थ्रू कैसे रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स दिया जाता है, कैसे कनेक्ट होता है। सपोज करो एक एप्लीकेशन, ये आपका डिवाइस है, डिवाइस मान लो किसी का लैपटॉप है, तुम लोगों का ही लैपटॉप है, ये क्या है, ये सर्वर है। यहाँ से क्या करना है, डेटा को उठाना है, तो ये क्या करेगा, इसको एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा। एपीआई का काम ऐसे ही तो होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा, देन इट विल respond the request by sending HTTP response। बात समझ में आ गई, ये से रिक्वेस्ट करेगा। तो सेम सिमिलर केस यहाँ पे होता है कि जिसको जिससे करना होता है इंटरेक्ट, वो क्या भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट भेज देता है और वो उसकी एपीआई से डेटा को वापस भेज देता है। और ये जितना सुनने में आसान लगता है, करने में, अब आगे नहीं बोलूंगा मैं, डर जाओगे तुम लोग, तो सीखते सीखते सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि देखो बेटा ऐसा है, कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो लाइफ में, आसान कुछ नहीं है। कहने सुनने में सब आसान लगता है, अगर आपको एबीसीडी भी सीखनी हो और आपको नहीं आती है, तो बेटा उसको सीखने के लिए भी कॉपी भरनी पड़ती है। अब वो बचपन में फ्री टाइम होता है, फ्री होते हैं, माइंड फ्री होता है, लाइफ फ्री होती है, वो आसान लगता है। अगर कोई इंसान है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसे एबीसीडी सीखनी है, आती नहीं है, वो भी उसके लिए बहुत ही टीडियस टास्क है। सेम गोज फॉर यू, यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, बीटेक कर रहे हैं आप, सीधी सी चीज है। एंड इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग अदर देन योर करिकुलम, देन यू हैव टू डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, और वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। कुछ भी पकड़ लो, अगर आप सिंपल कहते हैं, सोचते हैं कि मैं वेब डेवलपमेंट कर लूं, मैं उससे तीरंदाजी कर लूंगा, बेटा वेब डेवलपमेंट, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, उसका एक पार्ट है। उसका क्या है, ये एक पार्ट है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, ये है कहानी, ये था माइक्रो सर्विसेज। अब वापस आते हैं, क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। अगर माइक्रो सर्विस की नीड क्या पड़ी, जबकि हम पहला वाला जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसमें नॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं इधर उधर। हाँ हाँ, आते हैं बेटा, समझ गया मैं। यही है कि इसकी जरूरत क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, यही मैं चाह रहा था कोई पूछे, और पूछ लिया बेटा, बहुत अच्छा किया। अब देखो, ये सपोज कर लो माइक्रो क्या है हमारा, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है। एक कंपोनेंट C1 ये है, एक कंपोनेंट C2 ये है, एक कंपोनेंट C3 ये है ना, सही है। ये 3 कंपोनेंट है इसमें। अब क्या होता है, सपोज करो सारे कंपोनेंट हैं, इनको नाम दे देते हैं जिससे कि थोड़ा समझ में सब दिया जाए। क्या था, हमने क्या लिया था, एक ऑथराइजेशन के लिए लिया था, एक मेमोरी के लिए लिया था, एक हमने लिया था पेमेंट के लिए, ये 3 हमने लिए थे। और इस ऐप को नाम दिया था हमने A1, सबसे टॉप पे, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑथराइजेशन। बेटा एक चीज समझ लो, लास्ट फिर इसी पे चलेंगे। पहली चीज इतना है, अगर आप एग्जाम सीरियसली नहीं दे रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ना तो आप कॉलेज का नुकसान करेंगे, ना किसी दूसरे खुद को जज कर पाएंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है।
कंपनी भले ही आप पे भरोसा इस चीज पर ना करे कि तुम लोगों को क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको खुद पर ये भरोसा होगा कि मेरी मेहनत के नंबर है, इतना ध्यान रखें। और कॉन्फिडेंस बेटा बहुत फायदा करता है जब भी हम इंटरव्यू में बैठते हैं, जब वो कोई क्वेश्चन करते हैं ना, उससे बड़ा बेनिफिट देता है। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो सब बता देता है चीजों में। चलो हम बढ़ते हैं आगे। देखो अब ये था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, मोनोलिथिक, एमएल लिख देता हूं मैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसका चल रहा है वर्जन 1, इसका चल रहा है वर्जन 1, हमने नया नया बनाया, इसका चल रहा है वर्जन 1.0, सभी का वर्जन 1.0 चल रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे क्या है, पेमेंट गेटवे में लोग ज्यादा पेमेंट करने लगे, है ना, स्केल अप होगा जैसे मेरा सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा, पेमेंट गेटवे अगर मुझे इंक्रीज करना है फॉर एनी रीजन, मुझे कितना पार्ट इंक्रीज करना है, केवल ये वाला पार्ट इंक्रीज करना है। बट इफ आई एम वर्किंग ऑन अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जिसमें ये सारी चीजें एक ही कंपोनेंट के अंदर है, या सारे कंपोनेंट्स एक ही प्रोग्राम के अंदर कह लो, या एक ही पूरा सब एक ही चीज के अंदर है सारे कंपोनेंट, तो वहां क्या होगा, अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो मुझे इसमें भी चेंज करना होगा, इसमें चेंज करना है तो मुझे इसमें भी चेंज करना होगा। अगर मैं इसका वर्जन 1.2.0 लेकर आऊं या 1.1 लेकर आऊं, या तो क्या करना पड़ेगा, इसका वर्जन भी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। मोनोलिथिक वाले केस में ये परेशानी थी कि अगर इफ यू आर चेंजिंग अ सिंगल कंपोनेंट, छोटा कंपोनेंट नहीं होता, पेमेंट का भी अपना पूरा पार्ट है, if we are changing a single component then we have to change the other components as well, उनमें भी changes करने पड़ेंगे, because we are working on whole software at a same time। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे अगर वर्क कर रहे हैं तो हम पूरे ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अगर एक में चेंज करेंगे तो सब में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या थी, इसकी एक डिसएडवांटेज थी। तो ये जो डिसएडवांटेज थी ये कहाँ जाकर दूर हुई, ये दूर हुई माइक्रो सर्विसेज में। माइक्रो सर्विसेज में ये वाली डिसएडवांटेज दूर हो गई। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक एप्लीकेशन है, जो हमारा जिसका नाम A1 है, इसका कंपोनेंट ऑथराइजेशन का अलग, मेमोरी का अलग, और पेमेंट का अलग। यहाँ क्या है, अगर मुझे पेमेंट का वर्जन बढ़ाना हो, इन दोनों में मुझे कोई चेंज नहीं करना हो, देन आई कैन raise the version or change whatever functions or functionalities I want to, then I can change in this particular component। इसमें मैं कुछ भी चेंज कर दूं ना इस पे असर पड़ेगा ना ही, क्यों, क्योंकि मुझे इससे इंटरेक्ट करना है सिर्फ एपीआई के थ्रू, इंटरेक्शन सही होना चाहिए। क्लियर हो गया मोटिव क्या था इसको लाने का, सबसे बड़ा मेन जो इसका रीजन था जो डिसएडवांटेज को दूर करने का था वो ये था। अब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है भाई, जिस चीज की एडवांटेज है उसकी डिसएडवांटेज भी है। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि पहले अलग अलग सारे कंपोनेंट, सबके लिए एक एक टीम चाहिए, हर कंपोनेंट को डील करने के लिए एक टीम चाहिए। ठीक है, दूसरा, अब इसमें कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, ये टीम चाहिए सबके लिए, तो क्या होगा उस केस में, इसको एक टीम अलग डील कर रही है, इसको एक टीम अलग डील कर रही है, इसको एक टीम अलग डील कर रही है। यहाँ क्या था, आप एक ही टीम रख दो, वही इसको भी डील कर लेगी, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस अलग थी। अब ये वाला इसमें काम नहीं कर सकता, ये वाला इसमें काम नहीं कर सकता, ये इसमें नहीं कर सकता, ये इसमें नहीं कर सकता। लेकिन जो फुल स्टैक वाला होता है, जो फुल स्टैक डेवलपर है, फुल स्टैक डेवलपर की खासियत यही है, वो सब जगह चल जाता है। उसको आप फ्रंट एंड दे दो तो चल जाएगा, वो फ्रंट एंड बना करके दे देगा। आप उसको बैक एंड दे दो, वो बैक एंड बना करके दे देगा। आप उसको एपीआई बनाने को दे दो, वो एपीआई बना करके दे देगा। कोई माइक्रो सर्विस क्रिएट करनी है, वो माइक्रो सर्विस क्रिएट करके दे देगा। तो फुल स्टैक का इसी नाम ही इसीलिए फुल स्टैक है कि कुछ भी हो, टेस्टिंग करने को दे दो, वो टेस्टिंग भी करके दे देगा।
नाम इसीलिए फुल स्टैक है कि आप उसको जो भी काम देंगे रिगार्डिंग दिस सॉफ्टवेयर, ही कैन डू मोस्ट ऑफ द टास्क, ही कैन डू मोस्ट ऑफ द टास्क। अब देखो ऐसा होता है, इंसान है ना, इंसान की कुछ अपनी पर्सनालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी चॉइसेस होती हैं। अब कोई इंसान है जिसकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बेहतर है, क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर होती है। कि कोई भाई ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है, अब वो ड्राइंग अच्छी कर लेगा तो उसकी क्रिएटिविटी क्या किस चीज में होगी, वो हो सकता है कलर्स पहचानने में उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, इसमें कलर्स कौन से होने चाहिए। अब सपोज करो जैसे मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पे सामने, ठीक है, अब मेरी हो सकता है मेरी जो नॉर्मल क्रिएटिविटी है, मेरा जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है, मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन किसी की कलर सेलेक्ट करने में ज्यादा अच्छी महारत हो तो वो क्या करेगा, वो वही कलर सेलेक्ट करेगा जिससे बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगे। कलर्स का एक अपना फर्क पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम इसमें से कौन सा पार्ट, किसी को टेस्टिंग अच्छी लगती है तो वो किस पर फोकस करेगा ज्यादा, वो टेस्टिंग पे फोकस करेगा। किसी को जावा समझ में अच्छी लग रही है, किसी को बैकएंड अच्छा लग रहा है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग में ज्यादा मजा आता है, वो बैकएंड पर फोकस करेगा। किसी को अब यही वाली जो मैंने बताई कि उसकी क्रिएटिविटी किस में है, उसकी डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छी है तो वो क्या करेगा, वो फ्रंट एंड पे फोकस करेगा ज्यादा। ये नहीं है कि उसे ये चीजें आती नहीं है, लेकिन फोकस वो उसी चीज पर करेगा जहां उसका बिहेवियर, उसका ब्रेन लेकर के जाएगा उसको। ठीक है, सीखना सब है, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा ऐसा होता है ना, हम प्रायोरिटी पर लेकर चलते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 5 हैं, लेकिन उस 5 में से एक टॉप पे होगा जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता होगा, फिर एक दूसरे नंबर पे होगा, फिर तीसरे पे होगा। इस तरीके से ब्रेन में अपने आप प्रायोरिटी सेट हो जाती है। किसी को मैथ्स अच्छी लगती है तो वो मैथ वाले सब्जेक्ट को उठाएगा पहले, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है तो वो फिजिक्स को पहले उठाएगा। डिपेंड करता है कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तुम लोगों के अगर बात करें तो किसी को सीडी अच्छा लगता है तो वो सीडी पहले उठाएगा, किसी को सीएन अच्छा लगता है वो सीएन उठाएगा, किसी को डीसी अच्छा लगता है वो डीसी उठाएगा, किसी को थ्योरेटिकल अच्छा लगता है तो वो पहले ईआईटी के उठाएगा। समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ सीखेंगे तो हम सारी चीजें, लेकिन एक ना एक चीज में आप क्या करेंगे, आप एक्सेल करेंगे, किसी न एक चीज में एक्सेल करेंगे आप, तो वही आपका रास्ता होगा कि उसी रास्ते पे आप आगे जाएंगे। वही आपके लिए एक पास साबित होगा कि टेस्टिंग वाला बच्चा जो टेस्टिंग ज्यादा मेहनत कर रहा है वो टेस्टिंग में चला जाएगा। मैंने उसको अगर सपोज करो 1 या 2 टूल सिखा दिए तो वो आगे क्या करेगा, या टेस्टिंग में मजा आ रहा है, एक और बढ़ते चले जाओ टेस्टिंग में, तो वो चलता चला जाएगा। बैकएंड वाली कहानी है, बैकएंड में मजा आ रहा है, जावा में एडवांस जावा सीख गए और आगे बढ़ते जाओ, नई नई चीजें डेली निकल के आ रही हैं, उनको पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, ये है बेटा चीज। ठीक है, ये है। अब सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस की कहानी क्या है। ये क्या है, ये बकेट टूल है, इसको कर देते हैं, अब अच्छा लगेगा, अब और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से देखेगा ये। हाँ, ये चलेगा इसका अच्छे से। पीपीटी में यही कलर से सूट करता है, समझ में भी आता है। हाँ, अब थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस ओपन करते हैं, सिलेबस कहाँ है, ओपन कर दिया था कहीं पे, ये रहा। कोई चीज समझ में ना आए तो बेटा पूछ लेना। अभी तक जो चीजें बताई हैं वो समझ में आ गई सभी को, या कोई डाउट हो मन में तो बताओ मुझे, 2 मिनट रुक जाता हूँ। यस सर। इतनी नींद में यस सर। बेटा एनर्जी लाओ थोड़ी। आगे सर। जी सर। बेटा तुम लोगों में एनर्जी रहेगी तो मैं डबल एनर्जी समझाऊंगा, एनर्जी लूज नहीं करनी है। ये चलते हैं, सिलेबस की हो रही है, मैंने तुम लोगों को ग्रुप में भेजा था, इसी पे चलते हैं। अगर ये वाला तुम लोगों को कुछ लगे तो फिर डिटेल वाला ओपन कर लेंगे, डिटेल वाले को देख लेंगे। ये था बेटा सिलेबस, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इमेज का कोई काम है नहीं।
हाँ बेटा, नजर आ रही है सभी को? यस आ रहा है। यस सर। ठीक है, पीपीटी नहीं पड़ी क्या अपने पास? हाँ बेटा, सिलेबस में देखो, ये एक आइडिया हमने लिया, 40 वीक हमने लेके चल रहे हैं। 40 वीक कितने हो गए महीने इसमें? 10। 10 महीने। तो ये ऐसा हमने एक बस पहले 6 का था, 6, 8, 10, जो भी तुम लोग इसमें लगाओगे कोई ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है। तो इस चीज को दिमाग में बिल्कुल लेकर के मत चलना कि 40 वीक्स लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है इसमें। वीक्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मिनिमम 6 मान के चले, मैक्सिमम लिखा है मैंने कि मैक्सिमम कहाँ तक तुम लोग खींच के ले जा सकते हो। बाकी कोशिश यही रहेगी कि ना खींचो तो बेहतर है। तो लगता है वो डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। देखो, बिल्कुल सही से नजर आ रहा है सभी को? हाँ देखो, सिलेबस का क्या है, सबसे पहले क्या कोर जावा पढ़ेंगे हम, है ना। जावा बताए थे 3 तरीके के होते हैं, क्लास में सबसे पहले बता ही दिया था ये मैंने, कितने तरीके के जावा होते हैं। जावा के मतलब एडिशंस कौन कौन से होते हैं, तरीके का मतलब यही है, एडिशंस कौन कौन से होते हैं जावा के। कौन कौन से एडिशन बताए थे? कोर जावा, एडवांस जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, और बस तो ही यही बताए जावा थे। बताए थे, एडवांस कोर। एक डाटाबेस कनेक्टिविटी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है जावा बेटा। हमारे जो एडिशन होते हैं वो 3 एडिशन होते हैं जावा के, ठीक है। जावा के यस 3 सर। एडिशन होते हैं, एक होता है जावा एसई, जावा ई और जावा एमई। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एक एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए, और एक कोर जावा जो जिसमें फंडामेंटल्स होते हैं कि जावा के जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसका कोर है, जिस पर बाकी के दोनों जावा जो एडवांस हैं, एडवांस दोनों कहलाते हैं, ई हो चाहे एमई हो, दोनों जिस पे वर्क करते हैं वो कोर जावा होता है। जावा ऐसी हमें दोनों के केस में सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे जावा की जो बेसिक्स होंगे वो कहाँ से शुरू होंगे, वो कोर जावा से शुरू होंगे, ठीक है। उससे पहले हम जानेंगे जावा होता क्या है, जावा के वर्जन्स कौन कौन से थे, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया, कब बनाया, उसका जावा नेम क्यों पड़ा, कहाँ कहाँ यूज होता है, अब किस किस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक लाइन लिख रही है राइट वंस रन एनीवेयर। ये सभी जानते होंगे क्या होता है, एक जगह लिखें और कहीं भी रन करें। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है इसका। और क्या है लैंग्वेज फंडामेंटल्स, वही है, सभी पता ही है, फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल तुम लोग जानते ही होंगे। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल सर मेमोरी में स्पेस होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप की डेटा को स्टोर करता है। एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। अच्छा, और बताओ बेटा, और कोई क्या अपना अपना पार्ट बताओ, एक एक करके पूछते हैं, सभी से पूछे बेटा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एक ही 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं, सबसे पूछेंगे बेटा। एक एक करके बताओ सभी, लाइन से नाम बोलूंगा या अपने आप बता दोगे? सभी बताएंगे बेटा। अच्छा, मैं नाम बोलता हूँ, एक एक करके बताते जाओ, जो लिस्ट में नाम आ रहे हैं मेरे पास में, इसमें पूछता हूँ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा अभी बाहर चला गया था सर। किस बारे में बेटा मैं पूछ रहा हूँ? क्या पूछ वेरिएबल रहे क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? हैं? अच्छा हाँ, तो बेटा लाइन से चलते हैं, ABCD के हिसाब से। सबसे पहला नाम आ रहा है अमन का। हाँ बेटा, अमन। सर वेरिएबल सिंपली डेटा को स्टोर करने के लिए काम आते हैं।
सिंपली डेटा को, और कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे? complex. सर मेमोरी में किस स्पेस क्रिएट कर देता है जिसमें अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। भरत बताओ बेटा, फिर अभी चलो एक एक बात करेंगे भी तुम लोगों से। हाँ बेटा भरत बताओ, बताओ वेरिएबल क्या है? तो बहुत बढ़िया, इंग्लिश में बोला बेटा, सही बोला है। जो इंग्लिश में बोल दे वो सही बोलता है। बहुत बढ़िया, सही है बेटा, डेफिनेशन ठीक है, गलत नहीं है। नेक्स्ट दीपेश, है ना, ये चीज मानी जाती है ना वैसे, जो इंग्लिश में बोल देता है वो सही रहता है, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर रहा है वो। यस सर। तो तुम लोग बेटा इंग्लिश में बोला करो, फिर हिंदी में बोलते क्यों? यस सर। ट्राई करना है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट दीपेश, ये वेरिएबल जो है कि मेमोरी में कोई भी स्पेस एलोकेशन करना हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, उसके लिए यूज होता है। मतलब मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट करना हो, फिर आगे कोई भी ऐसा कोई वेरिएबल ये क्रिएट करते हैं, उसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करने के लिए। वैल्यू को असाइन करने के लिए, हाँ ये भी कह सकते हो, असाइन करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हर्ष बताओ। सर वेरिएबल सर एक स्टोरेज क्रिएट कर देता है हमारी मेमोरी में किसी भी चीज के लिए, जिसमें हम अपनी डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज को क्रिएट कर देता है उसमें, मेमोरी के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर देता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे a=1 ले लिया मैंने, तो a जो वेरिएबल है उसकी एक अलग स्पेस क्रिएट कर दी मेमोरी में जिसकी वैल्यू 1 होगी। अच्छा चलो ये तीन भी टाइप सही से है। कर सकता है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक, ग्लोबल नहीं होते? ग्लोबल हाँ होते हैं। होते हैं, और एक आध आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा। प्राइवेट हाँ होते हैं, अभी प्राइवेट पब्लिक कुछ ऐसा करके। प्राइवेट पब्लिक हाँ सर होते हैं। हाँ बहुत सारे होते हैं ऐसे, वेरी हम तो केवल इसीलिए पर्टिकुलर एक वेरिएबल पे चल रहे हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुणाल। सर बता दो ये मनी का। तो बता दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मयंक। हाँ बेटा बता दिया मयंक ने भी। नहीं दोबारा बताया। बता। दोबारा बताना बेटा, दोबारा बताओ। सर मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी में स्पेस क्रिएट करता है, किस टाइप का डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट है टाइप उस की पर डिपेंड चीजें। करता है। चलो क्या मान लेते हैं, कोई बात नहीं, सही है, अभी देखेंगे। हाँ बेटा, और कौन है आगे? मयंक बोलना बेटा, कुछ बताना है, यस सर। बताओ। सर ये डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, मतलब उसे कोई वैल्यू असाइन कर देंगे किसी, जैसे कि एक कॉलम में 10 वैल्यू को स्टोर करना है, मतलब 10 की वैल्यू स्टोर करनी है तो ए में स्टोर हो जाएगी। और अगर हमें वैल्यू को मैनिपुलेट करना हो एग्जीक्यूशन टाइम पे तो उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हम्म, यही है सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेहा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? ये आ तो रही है नेहा, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। तो अपनी भी बताओ बेटा। बताओ। वेरिएबल्स जो होते हैं कंटेनर्स होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं किसी भी डेटा को टेम्पररी स्टोर करने। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सही है बेटा, यही होता है। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट, शिवांग। हाँ यस सर, जो जो कि मतलब वो क्या कहते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करे जाते हैं टेम्पररीली। वेरी गुड। तो बेटा टेम्पररीली का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब टेम्पररीली क्यों कह रहे हैं हम? आपने वर्ड यूज किया टेम्पररीली, क्यों? हाँ बेटा नेहा।
आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, टेम्पररीली कहाँ से बेटा पढ़ा कहीं पे डेफिनेशन या फिर आपकी अपनी डेफिनेशन है ये? सर पढ़ा था ये मैंने कहीं से। कहीं से? चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सही है डेफिनेशन। टेम्पररीली ही होते हैं, क्यों होते हैं अभी जानेंगे। हाँ बेटा शिवांग बताओ। सर वैल्यूज मतलब अपना डेटा होता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग टाइप का, इसको अच्छा मेमोरी पहले में। तो ये वाला आंसर दो, चलो अभी नेहा ने जैसे कि बताया, अब ऐसे बेटा तुम लोगों से आपस में पूछा करूंगा। नेहा ने भी बोला कि टेम्पररीली स्टोर करते हैं, मतलब वेरिएबल्स वर्क एज अ कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू टेम्पररीली। सो व्हाट इज उसे द मैनिपुलेट कर मीनिंग ऑफ सकते हैं इसलिए। टेम्पररीली? सर वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन की गई है वो सर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं। कुछ टाइम प्रोग्राम के स्टोर अकॉर्डिंग करते हैं। लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सर वो टेम्परेरी मतलब उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए। यस वी कैन चेंज। तो क्या है, इसमें वैल्यू को चेंज भी किया जा सकता है, प्लस वो वैल्यू कब तक स्टोर्ड है? जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बात करते हैं, और कोई बचा तो नहीं, सब भी हो गए? सब हो गए इसमें? सबसे पूछ लिया, रह गया कोई शमांगे बाद में भी है? हो गए सर, हो गए। चलो तो फिर बात करते हैं। सुमित रह गया, हाँ हो गए हाँ, अपनी बता रहा है ये, हो गए हाँ बेटा। सुमित बताओ, हाँ वेरिएबल सर, बताओ जल्दी, आंसर फिर सेम आगे ही डिस्कस करें। डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, इसको मैनिपुलेट भी डेटा को कर स्टोर करने के लिए होता है, चलो ठीक है। देखो बेटा ऐसा एग्जीक्यूट। होता है, जैसे बात करें अगर हम वेरिएबल की, तो वेरिएबल इज अ नेम। मतलब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल नेम जो होता है एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक है। अब मेमोरी ब्लॉक के क्या होंगे? नंबर्स होंगे। अगर हमारे पास में सपोज करो 10 GB की स्टोरेज है, तो हमने उसमें मेमोरी ब्लॉक बना दिए, 1 बाइट का बना दिया। हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि कितने कितने बड़े मेमोरीज में मेमोरी ब्लॉक्स हैं। हम चाहे तो चीज मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट बने हुए आएंगे कि मेमोरी ब्लॉक इतना बड़ा होगा, और वो चेंज भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है चेंज ना हो, अगर हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं। क्योंकि इंट में अगर स्टोर कर रहे हैं तो अलग डेटा का साइज स्टोर होगा, फ्लोट में कर रहे हैं तो अलग साइज का स्टोर होगा, डेसिमल में कर रहे हैं अलग फॉर्मेट का होगा। तो ये चीज है मेमोरी ब्लॉक। तो वेरिएबल नेम क्या है? उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हमने जो नाम दिया है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हमने जो नाम दिया है उसको कहेंगे वेरिएबल नेम। अब जो वैल्यूज में असाइन किए वो कहाँ स्टोर होगी? वो उस मेमोरी स्पेस में होगी जिसका नाम दिया गया। जैसे हमने कहा इंट ए, तो अब इंट क्या बता रहा है यहाँ पे कि उसका पहले तो स्ट्रक्चर बता रहा है, फॉर्मेट बता रहा है कि इस फॉर्मेट की वैल्यू इसमें स्टोर होगी। मतलब वो वैल्यू डेसिमल नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी, मतलब पॉइंट में नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा क्या बता रहा है? वो बता रहा है उसका साइज, कि इतने साइज की वैल्यू मैक्सिमम स्टोर इसमें कर सकते हैं। तो ब्लॉक इतना बड़ा है, दो काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? वेरिएबल क्या है? इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज। और वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंजेबल, कि वो चीज चेंज हो सकती है। इसीलिए टेम्पररी भी, जो टेम्पररी वर्ड यूज किया गया इसीलिए किया गया है कि उस ब्लॉक में अभी कुछ स्टोर है, नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कुछ और स्टोर होने के लिए आ जाएगा, तो ब्लॉक वही रहेगा, नाम बदल जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम वेरिएबल्स। वैल्यू चेंज हो सकती है वहां पे, ठीक है। ये था वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। और कोई बेटा डाउट हो तो पूछ लो अपने, हो ना होगा तो है नहीं, वैसे बेसिक सी चीज है, वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं। हो तो बेटा पूछ लेना, ये मत सोचना कि बेसिक सी चीज है। फिर कह रहा हूँ मैं, अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि बेसिक सी चीज है, अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना, यहीं से हैंड टू हैंड क्लियर करते हुए चला करो डाउट। ये नहीं है मन में लेके बैठे रहो कि मैं एआई पे सर्च करूंगा, कि मैं गूगल पे सर्च करूंगा, मैं देख लूंगा, क्लास है, बेइज्जती हो जाएगी, 10 लोग हैं। कुछ नहीं सोचना है, ध्यान रखना है इस चीज को। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्या होगा? बेसिक जब हम फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे। अभी किस ये सिलेबस की कहा था किसी ने शायद ग्रुप में, सिलेबस देख रहे हैं हम। सर मैंने कहा। हाँ बेटा कुणाल, हाँ कुणाल ने कहा था, सही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सही है नाम बेटा, कुणाल ने ही कहा था। हाँ सर।
सही है फिर तो सही याद है मुझे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे क्या सीखेंगे हम? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या मतलब है इसका? कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है। पूरी सारी कहानी किस पे चलती है? ऑब्जेक्ट पे चलती है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है क्लास और क्या होता है ऑब्जेक्ट? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? चलो तो फिर मैं ही बता देता हूँ। क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। सर ऑब्जेक्ट Object is a real world entity which have some behavior and show some characteristics। कुछ उसकी characteristics होती हैं और वो कुछ behavior show करता है ना? ये चीजें इसमें होती हैं ऑब्जेक्ट की। और क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लास किसकी तरह काम करता है? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है, कैसे समझ सकते हैं इसको हम? जैसे ऐसे समझ लो कि एक प्रोटोटाइप है, जैसे कोई एक बड़ी मशीन है, उसका एक छोटा प्रोटोटाइप हमने बना लिया कि ये पार्ट्स इसमें छोटे छोटे मतलब बना लिए हमने कि ये पार्ट्स इसमें होते हैं। अब उस प्रोटोटाइप को, अब मशीन को लेके तो हर जगह नहीं जाया जा सकता, उस प्रोटोटाइप को ले जाके हमने दिखा दिया कि ये पार्ट्स इसमें मैकेनिकल ऐसे होते हैं। एक क्या, ये उसका एक ब्लूप्रिंट हो गया। और क्या हो सकता है? किसी ने घर बनवाया, अब उसका आर्किटेक्ट जो होता है क्या बनाता है? मैप बनाता है पूरे का आर्किटेक्चर। हाँ बेटा, मैप बनाता है उसका पूरा घर का, इस तरीके यस से। सर। हाँ, ये ऐसे बनेगा। उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं कि अगर किसी और को सेम हाउस बनवाना, वो क्या करेगा? भाई मैंने इस आर्किटेक्चर से ये बनवाया था, ये वाला मैप आप ले जाएं। वो अब किसी और आर्किटेक्चर को दिखाएगा तो वो उसको बना देगा। तो सेम यहाँ पे क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट उस क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट यूज करता है। जैसे हमने क्लास बना दी एक एम्प्लॉय की, अब उस एम्प्लॉय की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि भाई उसे, जैसे क्लास बना दी स्टूडेंट, अब उस स्टूडेंट का नाम होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट होंगे। लेकिन अब यही जो क्लास है, उस क्लास के स्टूडेंट कई सारे हो सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो होंगे वहां से क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज सभी की सेम होंगी। कैसे होंगी? अब एक ही क्लास में बीटेक थर्ड ईयर में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम अलग होगा। प्रॉपर्टी सेम है कि नेम है सभी का, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, सब्जेक्ट्स हैं। नेम सबका क्या होगा? नेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा। तो इससे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए कि सबका अपना नाम है, सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है, एक एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है। ये सारी चीजें क्या है? डिफरेंशिएट कर रही है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर क्लास बना सकते हैं, जिससे क्या होगा? हमें बार बार वो चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी कि सबके लिए। हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर क्लास को कॉल करवाएंगे, वो सारी चीजें उसमें एज एन एंट्री ले लेगा। वो हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट उसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि सारे जो उसमें वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या क्या आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? सबसे पहला जो सबसे लास्ट में लिख रहा है इसमें, ब्लूप्रिंट्स एंड देयर इंस्टांसेस। इंस्टांस सभी जानते हैं क्या होता है? इंस्टांस का मतलब क्या होता है? इंस्टांस का क्या मीनिंग होता है बेटा? जल्दी बताओ। नहीं पता सर। इंस्टांस नहीं सुना वर्ड? इंस्टांस का मतलब होता है बेटा क्षण। जैसे कहते हैं इंस्टेंटेनियसली, सुना है? यस सर। क्या मतलब होता है इंस्टेंटेनियसली का? पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अचानक से हो जाना, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली। इंस्टांस का मतलब ये होता है, जैसे अभी बताया मैंने, ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्या करेगा?
जानते हो, इंस्टांस का मतलब होता है जैसे उसका एक जैसे स्टूडेंट है, अब एक ही क्लास के उनकी प्रॉपर्टी सेम, प्रॉपर्टी कौन सी वाली, हमने क्लास में एक क्लास बनाई हमने स्टूडेंट, उस स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टी यानी कि कुछ बिहेवियर हमने सेव कर दिए कि उसका नाम होगा, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका फादर्स नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ये हमने 5 चीजें उसमें सेव कर दी। अब उसका एक इंस्टेंस बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की एंट्रीज उसमें जो होंगी वो एक उसका क्लास का इंस्टेंस हो गया। जैसे सपोज एग्जांपल हम ले लें मयंक, अब मयंक हो गया, मयंक का एक रोल नंबर होगा, एक एनरोलमेंट नंबर होगा, एक एड्रेस होगा और मयंक के फादर का नेम होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक इंस्टेंस हमने उस क्लास का क्रिएट कर दिया। दूसरा इंस्टेंस कब क्रिएट होगा कि हमने दूसरा स्टूडेंट एक सेलेक्ट किया, उसका नेम, सारी चीजें, एंट्रीज हमने उसमें की। सीएफ क्या कहलाएगा, इंस्टेंस कहलाएगा उस क्लास का, तो उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस भी कह देते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट और क्लास समझ में आ गया, ये खैर आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, जब बनाएंगे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। वैसे जो मैंने पॉइंट समझा, पॉइंट क्लियर हो गया क्या होता है? यस सर। जी सर। वेरी गुड, चलो अब इसमें क्या होता है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको आगे समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, नीड क्या है, क्यों करना है, करना क्यों है, मेन चीज ये है। अब इसके बाद में क्या है अगला, एरे है, कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, पैकेज को किस तरीके से बनाना है, क्यों, क्या जरूरत है पैकेज की, क्यों बनाने हैं, क्या होता है पैकेज। एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि उस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन एक्सेस कर सकता है। 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास में, कौन से का रोल क्या है, क्या यूज है, कहाँ यूज करना है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट किस तरीके से करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग अपने में बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग क्लास क्या है, ये स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद में कंकरेंसी एंड इनपुट आउटपुट, या मैंने बताया था थ्रेड, उस पिछले वाले जब वेबिनार हुआ था वहाँ सिलेबस जब बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कि थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मल्टीटास्किंग, ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार। इसके बाद में स्ट्रीम्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, सॉकेट क्लासेस क्या होती हैं, सर्वलेट क्या होते हैं, तो यूआरएल और यूआरएल कनेक्शन क्लासेस जो होती हैं इन पे कैसे वर्क किया जाता है, क्या होती हैं, क्यों होती हैं। इसके बाद में ये बेटा थोड़े से एडवांस चीजें आ जाती हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन हो गए, स्ट्रीम एपीआई है, स्ट्रीम क्या होता है, एनोटेशंस क्या होते हैं, जेनेरिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे आगे। ये तो खैर आगे की चीजें हैं, आगे बढ़ेंगे सब आएंगी, ये एडवांस है चीजें। कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में सीखेंगे यहाँ पे। अब मुझे ये ध्यान नहीं किसने पूछा था, ये डेटा स्ट्रक्चर के पूछी थी, किसने पूछी थी, सुमित ने पूछा था। हाँ, इधर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही है। कलेक्शन फ्रेमवर्क, लिस्ट है, सेट्स है, कल बताया भी था मैंने, तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, क्यू है, मैप है, ये सारे वैसे पढ़े तो होंगे तुम लोगों ने, यहाँ डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कैसे करे जाते हैं। अब यहाँ से तुम लोगों का बेटा कहानी शुरू हो जाती है किसकी, एंटरप्राइज जावा, यानी कि कौन सा वाला जावा, ये एडवांस जावा शुरू हो जाता है यहाँ से, ई वर्जन जावा का। सर कितने वीक लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में? हाँ बेटा, ये मैं एक बात बताओ, ज्योतिष नहीं होगा कैसे महीने लगेंगे ना? हाँ हाँ बेटा,
हाँ महीने लगेंगे, ये क्वेश्चन सही है। देखो ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, ऐसा है जो हम फ्रंट एंड डेवलप करेंगे ना, पहले मैं सोच रहा था हम लोगों को रिएक्ट बता दूं, फिर जब मैंने सोचा अब ये जो चल रही है कहानी इस समय, रिएक्ट तो थोड़ा सा हो गई है पुरानी, अब चल रही है नेक्स्ट जेएस, है ना, नेक्स्ट जेएस चल रही है इस समय, फ्रंट बैक दोनों उसमें डेवलप होते हैं वेब डेवलपमेंट के केस में। तो हम उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, हम अपना फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था तुम लोगों को कोर जावा करवा के, जो कोर जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो करवाने के बाद में पहले तुम लोगों को फ्रंट एंड की थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा, जिसमें कि फिग्मा कैसे यूज करते हैं। फिग्मा जानते हो क्या होता है नहीं सर। बेटा? फिग्मा जो होता नहीं है, सर। आप हाँ यूआई डिजाइन करते हैं उसमें। अगर हमें कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ये वैसे जरूरत है नहीं है, लेकिन तुम लोग सीख लोगे तो काम ही आएगा आगे, क्योंकि ऐसा डिजाइनिंग वगैरह सब फिग्मा में ही चलती है, फिग्मा में ही करते हैं। एंड्रॉइड ऐप की हो, वेबसाइट की हो, तो उसका काफी यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था तुम लोगों को फिग्मा बता दूं और उसमें यूआई जो फ्रंट एंड का काम है वो बता दूं मैं पहले जावा के बाद में, एंड में करने की बजाय, जिससे कि ये होगा जब बैक एंड आप लोग सीखेंगे तो आपके पास फ्रंट एंड पहले से होगा, जिससे कि आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। कोई सीधे बैक एंड सीख लो, बैक एंड के बाद फिर फ्रंट एंड सीखोगे, बैक एंड को कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी। बात को समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ये चीज है। और साथ के साथ में जो, और ये जो बेटा फिग्मा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी से ऑनलाइन इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, एक तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इस्तेमाल करते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि उसको डिजाइन करते कैसे हैं, उससे चीजों को समझ लेंगे थोड़ा सा तो आसान रहेगा करने में, परेशानी नहीं आएगी, दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से पढ़ लूँ वहां से देख लूँ। तो मैं इस वजह से बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, ये चीज है। और क्या, कहाँ चल रहे थे? सिग्मा पर। तो सिग्मा पे तो चल रहे थे, उससे पहले कहाँ चल रहे थे? बंद हो गया सिलेबस। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर था। एंटरप्राइजेस बता रहे थे। एडवांस जावा बता रहे एंटरप्राइज। थे। अब यहाँ पे बेटा इसके बाद में आगे बढ़ते ही जाएंगी तो चीजें आती जाएंगी एडवांस वाली, जेडीबीसी कनेक्शन कैसे करते हैं, सर्वलेट क्या होते हैं, जेएसपी जावा सर्वर पेज क्या होता है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं एडवांस जावा में, फिर फ्रेमवर्क माइक्रो सर्विसेज ये शुरू हो जाएगा। देखो ऐसा है, मैं बताऊँ, ये तुम लोगों को समथिंग 3 से 4 महीने के बाद यहाँ पे पहुंचोगे। अभी जितना टाइम पूछा था मैं टाइम बता दे रहा हूँ, 3 से 4 महीने आप यहाँ पे पहुंचेंगे मिनिमम, मान के चलिए, डिपेंड करता है। अब जैसे तुम लोगों के पेपर आएंगे, अब पेपर में फुल्ली फोकस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है कि तुम लोग पीछे नहीं छूटोगे। कि अगर 1 महीने हमने सोची कि पेपर में निकाल दें, कि अगर आप 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, 1.5 घंटा नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ के अपना असाइनमेंट कुछ तो कहीं तो पहुंचोगे, कुछ तो कंप्लीट करोगे, आपका टाइम बेकार नहीं जाएगा। कि ये दिमाग में रहती है ना कि पेपरों में समय निकल गया, अब पेपर के बाद में क्या करें, तो फिर वो वाली कहानी नहीं बनेगी तुम लोगों के साथ। इसीलिए पेपर से पहले स्टार्ट करवाने का रीजन यही है, तो पेपर खत्म हो जाएंगे फिर आराम में आ जाओगे। अभी क्या है, दिमाग में टेंशन है पेपर की। होता है कि नहीं होता, जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग नहीं चलता, लेकिन जब एग्जाम टाइम होता तो ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं होता। होता है नहीं होता ये वाली चीज सभी के साथ? यस सर। जो भी चीज पढ़ते हैं वो सब हमारे एब्जॉर्ब हो जाती है ब्रेन में। तो ये हाइपर एक्टिविटी का फायदा है। ये हाइपर एक्टिव जो ब्रेन होता है ना हमारा, उन कंडीशंस में होता है जैसे इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। अभी इंसान ना सोए तो उस पर चला नहीं जाता सुबह, लेकिन उसका ब्रेन जब हाइपर एक्टिव होता है ना, वो अगर 2 दिन भी नहीं सो रहा है ना कायदे से, अगर वो 1 घंटे 2 घंटे भी सो लिया 2 दिन में, तो उसका ब्रेन हाइपर एक्टिव वाली कंडीशन में बॉडी फुली फंक्शनल रहती है और ब्रेन भी बहुत तेज काम करता है, लेकिन उससे बॉडी पे असर बुरा पड़ता है। ये जो 2 दिन जगने वाली बता रहा हूँ मैं,
नॉर्मली अगर हम इसका यूज करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो अभी अगर तुम लोगों का जैसे स्टार्ट हो गया है ये, तो इंटरेस्ट तुम लोगों का बढ़ेगा, चीजों को सीखोगे, मेहनत करोगे, दिमाग में रहेगा। एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के बाद में थोड़ा सा स्लो हो जाता है कि हाँ चलो एग्जाम खत्म हो गए, टेंशन खत्म हो गए, ये चीज है। तो मेहनत करो, कोशिश यही है। क्या चल रहा, मई चल रही है ना, जनवरी तक या फिर तुम लोगों का दिसंबर तक 6 और 5 11 7 5 12, हाँ वही है, दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट कर लोगे। दूसरी चीज ये है, देखो ऐसा है, मैं बताऊं, अब मैंने जो बेटा सिलेबस है ना, इसमें सिलेबस आगे डिस्कस करें, इतना काफी है ये बताओ, या फिर चलें? देखो इसमें वेब डेवलपमेंट आगे लिखा हुआ है इसमें, ये और क्या, बस इतना ही लास्ट है ये, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज, इसके आगे कुछ ऐसा है नहीं इसमें। माइक्रो सर्विसेज में स्प्रिंग बूट सीखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे। माइक्रो सर्विसेज है, हिबरनेट फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पार्ट है स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। इसी में स्प्रिंग एआई भी आता है, स्प्रिंग में एआई इंटीग्रेशन हुआ है, स्प्रिंग एआई भी आता है। लास्ट में टाइम होगा और तुम लोगों को सूटेबल लगेगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। हाँ, अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये इसको बंद करते हैं। हाँ देखो, जब हमने ऑनलाइन वेबिनार किया था उस समय ये चीज डिस्कस करी थी कि भाई इंटरव्यू की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन। तो देखो ऐसा सिलेबस जो है ना, ये जो सिलेबस लिखा हुआ है बेटा, इससे एक्स्ट्रा ही चीजें रहेंगी। अब इसमें गिटहब का नहीं लिख रहा है ना, हम गिट किस तरीके से गिट से वर्जन कंट्रोल करते हैं इसके बारे में भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। चीजें मैं एक्स्ट्रा ही रखूंगा, जिससे क्या टाइम लगता है ना। अगर मैं इसको एक छोटे कंसाइज रूप में करवा दूं ना, तो ये निपट जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा चीजें भी बता दूं, जिससे जो तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। देखो एक तो ये गिट ये वाला हो गया, वर्जन कंट्रोल वाला। फिग्मा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं 2-2 दिन में, या ये वो 1 हफ्ता भी अगर ये ले जाते हैं तो 1 महीने का 1/4 ही टाइम लेगा ये, 2 चीजें। इसके बाद मैंने कहा था कि भाई इंटरव्यू, तुम लोगों के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करा करेंगे। अगर हम महीने में 3-4 दिन भी करते हैं तो अपने आप अंदाजा लगा सकते हो 3-4 दिन के हिसाब से भी 6 महीने में कितना हो गया, लगभग आधा महीना हो गया। तो ये तो एक हम आइडिया लेकर के चल रहे हैं, एक ओवरव्यू लेकर के चल रहे हैं कि 1 महीना तो यही 2-3 चीजें करने में लग गया ये, जबकि हम एक मिनिमाइज लेकर के चल रहे हैं, एक मिनिमल फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, जब ये आके ये चीज है। और टाइमिंग देखो, लगभग 1.5 घंटा होने को आ गया है, 1.5 नहीं 2, हाँ 1.5 घंटा समथिंग होने को आ गया। 7:30 से स्टार्ट किया था हमने। यस सर। हाँ, तो टाइम अपने आप देख लो, 1.5 घंटा होने को आ गया। तो यही चीजें होती, टाइम पता नहीं चलता है चीजों में, जबकि इंटरेस्टिंग होती है और काम की चीजें होती है। ये छोटी चीज है नहीं, समय बहुत खाती है। प्रैक्टिकली समझेंगे, थ्योरेटिकली समझेंगे चीजों को। तो ये वजह है जो टाइम का मैंने तुम लोगों से कहा है। कोशिश यही करेंगे जल्दी से जल्दी करवाने की, लेकिन मैं किसी भी चीज को लैग नहीं करूंगा, उसमें छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा मैं डिटेल में ही।